नमस्कार मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक का तीसरा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं आप तो भी, और अगर आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, चाहे रीट से लेके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, पुलिस पटवारी, एसीएफ, कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान से जुड़ा हुआ किसान आंदोलन जो है इसका क्वेश्चन तो आता ही है दोस्तों। और इस पाठ में थोड़ा बड़ा हो सकता है, वीडियो 30 से 40 मिनट का हो सकता है, तो आप 2 पार्ट में भी इसको देख सकते हैं, बीच में रोक के या कंटिन्यू देख सकते हैं। बिजोलिया का किसान आंदोलन पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। शेखावाटी, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, बूंदी, मारवाड़, बूंदी में बरड़ आंदोलन, डाबी कांड, डीडवाना वाला, डाबड़ा कांड, अलवर का निमुचना कांड, उन सब के बारे में हम देखेंगे और कुछ नए फैक्ट आपको जरूर मिलेंगे इसमें। और दोस्तों, किसान आंदोलन कब करता है? जब किसान का शोषण होता है तब वो संगठित होकर, मजबूर होकर आंदोलन करता है। तो राजस्थान में भी क्या है, अंग्रेज़ों के आने से दोस्तों स्थिति बिगड़ गई थी। अंग्रेज़ों ने राजस्थान के राजाओं से, हमने पहले पढ़ा, संधियां कर ली थी। तो राजा तो क्या है, सुरक्षित हो गए, तो उन्होंने जनता की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, और जागीरदार जो है उन्होंने जनता का शोषण करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने जो कुटीर उद्योग धंधे थे वो बर्बाद कर दिए। तो जनसंख्या जो है वो कृषि के ऊपर निर्भर हो गई, कृषि पर दबाव पड़ने लगा, तो किसानों में असंतोष बढ़ गया, और इस तरह से उन्होंने लास्ट में मजबूर होकर जो है आंदोलन शुरू किया। तो सबसे पहले हम बिजोलिया के बारे में पढ़ते हैं। आप इन लाइनों को चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप जो है ना इसकी PDF है वो भी आप पढ़ सकते हो, वहाँ से भी। बाकी मैंने हाईलाइट कर रखा है, खास चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना वो मैं बता रहा हूँ, आप सुनने का प्रयास कीजिए। और PDF मेरी टेलीग्राम चैनल पर, यस गुरु ऐप पर आपको मिल जाएगी। बिजोलिया आंदोलन दोस्तों, बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, ठीक है। और ये भारत का पहला संगठित अहिंसक, ध्यान रखना, संगठित किसान आंदोलन था जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई। अहिंसक संगठित आंदोलन था किसानों का। तो ये जो ठिकाना था बिजोलिया, ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी का मतलब आय के आधार पर होता था। किस रियासत का ठिकाना था? मेवाड़। आज का जो उदयपुर क्षेत्र है वो वाला एरिया, उसमें मेवाड़ क्षेत्र में भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि आ जाते थे, राजसमंद। तो ये बिजोलिया जो है वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ पर जो किसान थे वो ज़्यादातर धाकड़ जाति के थे, जाट लोग थे धाकड़ जाति के, और आसपास के इसके एरिया लगते थे। तो यहाँ के जो लोग हैं वो एक जाति के रूप में संगठित थे, परिश्रमी थे। और यहाँ पर क्या हुआ, 1894 में गोविंद दास की मृत्यु हो गई। उसके बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों और किसानों के संबंधों में कटुता आने लगी। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये नक्शा तो दिखा रखा है मगर किताब में पूरा क्लियर नहीं है कि यहाँ क्या दिखाया गया है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है मित्रों, 3 चरणों में हम इसको बांट कर पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक चला था। 1897 से लेके 1941 तक चला। और दोस्तों, इस किताब को मैं इसलिए पूरा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं नोट्स बना के भी पढ़ा सकता हूँ, मगर आपको भी ये नहीं लगे कि आपने किताब नहीं पढ़ी। नोट्स में हो सकता है मैंने केवल मुख्य बातें लियो, बाकी छोड़ दियो। तो आपकी इच्छा हो तो पूरी लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ भी आप देखो, जहाँ प्रश्न बनेगा वो है हाईलाइट किया हुआ। पहला चरण 1897 से, एक चीज़ और ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी 1897 में उड़ीसा में कटक में हुआ था। और कटक में एक चीज़ और ध्यान रखना, चावल अनुसंधान केंद्र भी है। तो पहला चरण 1897 से 1915। 1915 की बात करें तो दोस्तों इसमें आप ये खास ख्याल रखना, महात्मा गांधी जो है वो 1915 में भारत आ गए थे, ये भी आप याद रखना। तो 2 चीज़ों को जोड़ के याद रखते हैं ना, तो 2 आपको याद रह जाते हैं। अब यहाँ जो है आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था। दूसरा चरण जो है 1915 से शुरू होता है और 1923 तक चला। 1923 में भी आपको घटना याद होगी, स्वराज पार्टी जो है ना उसकी स्थापना हुई थी, स्वराज पार्टी की, CR दास, मोतीलाल नेहरू। तो दूसरा चरण ये, हालांकि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, मगर मैं आपको 1-2 फैक्ट और भी याद करवा रहा हूँ, साथ में रिपीट करवा रहा हूँ। ये जो दूसरा चरण था 15 से 23, कितने साल का हो गया? 8 साल का। इसमें इस आंदोलन का नेतृत्व है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा किया गया, और यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी
यहाँ अपना आदमी भेजा, अपने सचिव को, और पता लगाया कि क्या मामला है। तीसरा जो चरण है 1923 के बाद है, उसमें आंदोलन ढीला पड़ गया, क्योंकि फिर कोई बड़ा स्तर का नेता नहीं था, और बीच बीच में क्या है, कुछ समझौते हो गए ना, तो किसान वापस जो है वो ठंडे पड़ गए, और फिर वापस संगठित होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी दरमियान द्वितीय विश्व युद्ध वगैरह भी हो गए थे वो सब, तो 1941 तक चला। तो 1897 से 1941, तो 41 + 3 44 साल चल गया ये, कुल इसका समय रहा 1897 से 1941। अब ये भी मतलब नहीं है कि ये लगातार हर साल ही चला, मतलब कभी हो गया, कभी वापस संगठित हुए, कभी वापस जो है आंदोलन ढीला पड़ गया, इस तरह से। अब हम पहले चरण की बात करते हैं। 1897 में क्या हुआ कि बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। तो हजारों किसान इकट्ठे होते हैं, तो उनमें समस्याएं होती है, तो वो चर्चा भी करते हैं। तो ठिकाने के जो अत्याचार है, शोषण है, उनसे परेशान किसानों ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके कुछ प्रतिनिधि, उनके नेता उदयपुर जाएंगे और महाराणा फतेह सिंह से भेंट करेंगे। महाराणा फतेह सिंह आपको याद है, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, केसरी सिंह बारठ ने इनको चेतावनी के चूंटिए लिखकर दिए थे, याद है ना, 13 सोठे। ये वही फतेह सिंह है जो दिल्ली दरबार में शामिल होने गए थे 1903 में, लॉर्ड कर्जन वाले में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो परंतु इस पुकार का कोई खास परिणाम नहीं निकला। तो अब परिणाम नहीं निकलता है, यानी काम सीधी अंगुली से नहीं आता है, घी तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो वही बात अब किसानों को लगा कि हमें संगठित होना पड़ेगा। इसी बीच क्या हुआ, 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में, अंचल यानी गांव में, एक नया चौंरीकर नाम से कर लगा दिया। ये चौंरीकर क्या था, इसमें यह था कि हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर, यानी बिजोलिया ठिकाने का कोई भी आदमी है अपनी बेटी का विवाह करता है, तो 13 रुपये, कुछ जगह लिखा है 5 रुपये, जो है ठिकाने में जमा कराने पड़ते थे। उस टाइम में 13 रुपये भी बहुत थे, आज से 100 साल पहले। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ता था। अब देखो, ये होता था राजशाही में, और लोकतंत्र में देखो कितनी आज़ादी है। इसलिए दोस्तों, लोकतंत्र की रक्षा करें। बड़ी मुश्किल से लोकतंत्र जो है मिला है हमें, और इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने वाले काम करें, जैसे वोट डालना, सही उम्मीदवार को चुनना, और प्रलोभनों से बचना, जागरूक रहना, वो सब चीज़ें। तो इस अपमानजनक कर के लागू होने से किसान परेशान थे। कौन सा कर? चौंरी कर। तो आता है कि चौंरी कर, नया कर लगा दिया। किसके समय? कृष्ण सिंह के समय, याद रखना, ठीक है। किसानों ने इसका मुख विरोध किया। 2 वर्षों तक कन्याओं का विवाह नहीं किया, मगर फिर भी राव ने नाम मात्र की रियायतें दी। तो किसान कोई ज़्यादा संतुष्ट नहीं हुए, मगर उनको ये पता लग गया कि रियायतें मिली है, यानी उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उनको अपनी शक्ति का, संगठन का एहसास हुआ। आप आराम से सुनते रहिए वीडियो, आपके समझ में आता जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, 1906 में कृष्ण सिंह का देहांत हो गया। उनका निकट संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना, बिजोलिया ठिकाने का जागीरदार बना। इसने क्या किया कि उसने मेवाड़ राज्य के द्वारा, यानी राजा, मेवाड़ के राजा ने एक नया कर लगाया था जागीरदारों से। वो कर लेते थे कि जब भी नया जागीरदार बनता है तो वो तलवार संभालता है, गद्दी पे बैठता है, तो उसको बोलते हैं तलवार बंधाई, यानी एक तरह से राज्याभिषेक वाली तलवार बंधाई के रूप में रकम ली जाती थी। किससे? जागीरदार से। कौन लेता था? राजा। अब जागीरदार ने सोचा कि हम अपनी जेब से क्यों दें, इसको भी डालो जनता पे, तो ये इसका भार जनता पर डाल दिया। तो किसानों ने इसका विरोध किया, तो इसने सख्ती का रूप अपनाया, दमनकारी नीति अपनाई। तो किसान दमन करने से तो और ज़्यादा भड़क गए किसान। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया और कई नेताओं को जेल में डाल दिया। तो यहाँ दमन की नीति शुरू हो गई। तो देखो, कृष्ण सिंह के समय चौंरी कर, ठीक है, याद रखना, कृष्ण सिंह के समय चौंरी कर, और पृथ्वी सिंह के समय तलवार बंदाई कर जनता पर लाद दिया। पृथ्वी सिंह तलवार बंदाई। और साधु सीताराम दास का नाम आता है कि बिजोलिया आंदोलन में शुरुआती जो नेता थे, जो लोकल स्थानीय थे, उनमें नाम क्या है? साधु सीताराम। अब यह कोई हकीकत में कोई साधु थे या नाम ही है, वो उसका आइडिया नहीं लग रहा है, कुछ साधु थे नाम से।
अब पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया तो उनका पुत्र केसरी सिंह आया और उन्होंने भी किसानों को कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो इस तरह से ये घटनाक्रम चला। आंदोलन जो है शुरुआत हो गई थी, कुछ मांगे मान ली गई थी, ये चल रहा था। अब क्या हुआ देखो, दूसरा चरण 1915 के बाद ना 1916 में विजय सिंह पथिक, आप देखते हैं इस किताब की जो मेन पृष्ठ है उस पर भी इनकी फोटो है और आप थंबनेल में देख सकते हैं। वास्तविक नाम था भूप सिंह। कहाँ के थे? यूपी के। राजस्थान आ गए थे, यहाँ कर्मस्थली राजस्थान रही और इन्होंने नेतृत्व की अपूर्व क्षमता थी, बहुत ऊर्जा थी, बहुत एनर्जेटिक थे, विद्वान थे। तो इन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया प्लान बनाकर। तो इन्होंने क्या किया, बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा, याद रखें, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की और एक पुस्तकालय खोला, एक पाठशाला खोली, एक अखाड़ा खोला। अखाड़ा मतलब जिम, यानी उस टाइम में जो कुश्ती उस्ती करते थे लोग उनके लिए। तो ये सारे राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। यहाँ चर्चाएं होती आंदोलन की और की। माणिक्यलाल वर्मा जो आगे जाकर बहुत प्रसिद्ध हुए, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में कर्मचारी के पद पर थे, पथिक जी के संपर्क में आए। पथिक जी को उन्होंने गुरु मान लिया, पथिक जी से प्रभावित हुए और ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक जी से कहा कि आजीवन देश सेवा करेंगे और नौकरी को छोड़ दिया। तो माणिक्यलाल वर्मा जो है उनको राजनीति में लाने का श्रेय पथिक जी को है। साधु सीताराम दास का भी पथिक जी को बड़ा सहयोग मिला क्योंकि वो तो नए थे यहाँ, तो लोकल लोगों से पूछा, नेताओं से। अब क्या किया कि विजय सिंह पथिक उपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। उपरमाल आपको पता है दोस्तों, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, ध्यान रखना मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो है ना, जीके में आता है, आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं, तक का जो पठार है, इसके मैंने ट्रिक भी बना रखी है। भैंस के ऊपर बीज जो है, बीज का थैला रख दिया, तो ट्रिक है ये जैसे, तो भैंस और बीज, ठीक है, ऊपर माल, भैंस के ऊपर बीज का थैला रख दिया। अब वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे, याद रखना। वैसे तो मोहनदास करमचंद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी कहा था और विजय सिंह पथिक को वहाँ की जनता ने महात्मा जी कहा। सरदार पटेल को गुजरात की जनता ने सरदार कहा। हरलाल सिंह चौधरी झुंझुनू के, उनको वहाँ की जनता ने सरदार कहा, ध्यान रखना आप। ठीक है। तो पथिक किसानों की दुर्दशा से चिंतित थे, उन्होंने दौरे किए, जनता से मिले और 1917 में, ध्यान रखना 1917 में हरियाली अमावस्या, 1917 में चंपारण आपको पता होगा, हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में क्रांति का बिगुल बजाया। तो कहते हैं ना, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? तो पथिक जी ने। तो उपरमाल में जो पंच बोर्ड थे, पंच लोग थे, उनके तत्वावधान में क्रांति शुरू कर दी 1917। ठीक है। अब किसानों ने घोषणा की कि वो बेगार नहीं देंगे। बेगार का मतलब, बेगार का वैसे मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से काम करवाया जाता है बिना कोई रुपया दिए, तो क्या देते हैं उसको? भोजन 2 वक्त का। अब पर यहाँ बेगार नहीं करेंगे, मतलब किसानों ने कहा कि वो बेगार नहीं करेंगे, यानी केवल ऐसे जो है ना, इस तरह से वो नहीं करेंगे। और ये किसके साथ होता था? मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने ऋण ले लिया, ऋण नहीं चुकाया गया तो उसकी औलाद को जो है, उसके संतानों को बेगार करनी पड़ती थी। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। नारायण जी ने कहा अभी ये बेगार, अब ये क्या है बेगार, क्योंकि ब्याज पड़ ब्याज करके रुपए तो ऐसे होते थे कि उतरे नहीं, जी पीढ़ियाँ बीत जाए, तो उन्होंने मना कर दिया, तो उनको कैद में डाल दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, नारायण जी पटेल को बिजोलिया जो है ना, किसान ज़्यादा पहुँचे ना, तो दबाव पड़ा, तो इनको वापस मुक्त कर दिया। तो यह किसानों की यह प्रथम विजय थी। तो दूसरे चरण में पहली विजय जो है वो आप याद रखें, 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड का गठन हुआ और नारायण जी पटेल को जेल से छोड़ना किसानों की पहली विजय थी, जेल से छुड़वाना। क्योंकि देखो, आंदोलन के लिए जब दबाव बनता है ना, तो फिर राजा महाराजा जागीरदार या आज के टाइम में चाहे मंत्री हो कोई हो, उनको माननी पड़ती है जनता की बात। अब पथिक जी ने क्या किया, मीडिया का भी सहारा लिया। पथिक जी ने जो है, यूपी से था, ये प्रताप अखबार था, राष्ट्रीय अखबार था, समाचार पत्र के संपादक में गणेश शंकर संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी। आप विद्यार्थी का ये मत सोचना कि ये कोई स्टूडेंट थे, विद्यार्थी गोत्र के रूप में भी लगाते हैं। जैसे फिल्मों में एक कलाकार है आशीष विद्यार्थी,
ठीक है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क किया और उन्होंने अपने प्रताप में बिजोली आंदोलन के बारे में एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया, डेली उसमें न्यूज़ आती थी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आंदोलन था उस पर जो देश के बड़े नेता थे गांधी जी और उनकी भी नज़र पड़ी। तो और ये आंदोलन जो है राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में जानकारी ली और पथिक जी को कहा कि भाई आप बम्बई आओ, क्या मामला है बताओ, क्योंकि अहिंसक आंदोलन था तो गांधी जी ने भी सपोर्ट किया। अब जो है गांधी जी से मिले उन्होंने, गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई देसाई नाम आता है इनका पूरा, महादेव भाई देसाई, तो महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति के जांच करने के लिए भेजा। तो अब गांधी जी राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो आते हैं, उनका सचिव आता है, तो दबाव बनता है, किसानों में जोश आता है और जो जागीरदार है उन पर दबाव बना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में जो है एक पत्र भी लिखा महाराणा को, नैतिक समर्थन मिला। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायत देने के पक्ष में नहीं थी, मगर स्थिति बदलने लगी, क्योंकि देखो ब्रिटिश सरकार का भी तो हस्तक्षेप है। जो एजीजी था राजस्थान में और प्रत्येक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट होता था, तो वो सारे राजा महाराजाओं को निर्देश देते थे कि ये करना है वो करना है। तो 1920 में उधर असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। तो अब ब्रिटिश सरकार ने निश्चय लिया कि अगर किसानों को सहयोग नहीं किया तो ये असहयोग आंदोलन में मिल जाएंगे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जिसमें एजीजी कौन है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी राजस्थान का एक तरह से जो है सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था ये, जो गवर्नर जनरल का एजेंट होता था, ठीक है। तो रॉबर्ट हॉलैंड, नाम थोड़ा याद रख लेना, रॉबर्ट हॉलैंड ने कहा कि चलो हम जो है आपको रियायतें दे देंगे। तो उन्होंने 1922 में ठिकाने और किसान पंचायत के बीच में लंबा विचार विमर्श करके समझौता हुआ और एजीजी हॉलैंड ने कहा कि किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकार किया कि भी किसानों की बात सही है और 35 जो लागें समाप्त कर दी। तो ये भी एक बढ़िया था, उपलब्धि थी। तो इस प्रकार 1922 में आंदोलन समाप्त हो गया कि चलो सारे टैक्स वैक्स काफ़ी कम कर दिए हैं। अब देखो स्थिति कैसे बदलती है। अंग्रेज तो बड़े चालाक थे, मौका देख के चौका मारने में रहते थे वो। अब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो एजीजी भी ढीला पड़ गया, उसने कहा कि चलो अब छोड़ो, अब क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसने भी इस समझौते को लागू करवाने के प्रति उदासीनता बरती। तो वो तो 35 लगानों की जो है वो केवल घोषणा ही हुई थी, इम्प्लीमेंट उसमें से हुए नहीं थे। तो क्या हुआ फिर इसमें जो किसानों ने, जो बिजोली के जागीरदार है उसने समझौते का उल्लंघन शुरू कर दिया और पुनः नई लागें लगा दी और अत्याचार भी बढ़ा दिए। तो अब किसानों के लिए दिक्कत हुई। 1927 में किसानों की पंचायत हुई। पंचायत का मतलब एक बड़ा सम्मेलन एक तरह से, जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए और पथिक ने किसानों को बरानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधन से आंदोलन जारी रखने का कहा, पर प्रयोग असफल रहा। अब आप देखो धीरे धीरे क्या होता है। 1931 में सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर के महाराणा से और सर सुखदेव से विचार विमर्श किया और समझौता हुआ। परंतु समझौता होना तो चलो बात है, मगर उसको लागू नहीं करते तो क्या फ़ायदा। तो उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया और मेवाड़ प्रजामंडल में भी जो है इसका प्रचार हो रहा था। तो इस तरह से 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह के साथ मिलकर बिजालियों के किसानों से जो है वो बातचीत की और समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी ज़मीन ने वापस दे दी और इस प्रकार आंदोलन समाप्त हुआ, यानी जिनकी ज़मीनें जब्त वगैरह की थी उनको वापस दे दी। तो इस तरह से आप देखते हैं दोस्तों कि बिजोलिया किसान आंदोलन, एक बार आप पुनः नज़र डालिए मेन फैक्ट पे। आप ये चिंता नहीं करें कि टाइम जा रहा है, ये चीज़ें याद रहनी ज़रूरी है। देखो बिजोलिया आंदोलन 1897 से 1941 चला। पहला चरण 1897 से जो है 1915 तक था, जिसमें लोकल नेता थे और मुख्य नाम आता है साधु सीताराम दास का आता है। बिजोलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, भीलवाड़ा में है, धाकड़ जाति के किसान थे। देखो हाईलाइट का ये फर्क पड़ता है दोस्तों, इसलिए आप नोट्स तो बनाएं मगर बहुत कम बनाएं, शॉर्ट बनाएं। और अगर किताब या पीडीएफ हाईलाइट किया हुआ है तो आपको केवल हाईलाइट पे देखो, नज़र डाली भीलवाड़ा प्रथम श्रेणी धाकड़, बस काम 3 फैक्ट पे। आगे चलो।
पहला आंदोलन स्थानीय लोगों ने नेतृत्व किया। 1915 में फिर पथिक जी आ गए। 15 से 23 पथिक जी ने प्रताप अखबार में भी निकलवाया, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और जो है आंदोलन को सफलता दिलाई। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह से वो मिलने वाली बात थी। करशन सिंह ने चौवरी कर लगाया था, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था। ठीक है, दूसरा चरण विजय सिंह पथिक सुनियोजित, हाँ विद्या प्रचार सभा याद रखना, पुस्तकालय वगैरह, वो माणिक्यलाल वर्मा को साथ जोड़ा और महात्मा जी कहा लोगों ने पथिक जी को, ऊपरमाल पंच बोर्ड आ गया। और इसके बाद में एक नारायण जी पटेल को जेल से छुड़ाया, वो भी सफलता थी। अखबार में दिलवाया, महात्मा गांधी जी से मिले, महादेव देसाई आए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड को भेजा, समझौता हुआ। ठीक है, फिर तीसरे चरण में रामनारायण चौधरी, जमुनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा नेता थे। टी विजय राघवाचार्य से समझौता हुआ लास्ट में, तो ये नाम थोड़ा याद रखना। और जमीनी किसानों को वापस दे दी, इस तरह से आंदोलन हुआ। तो बिजोलिया किसान आंदोलन समझ में आया। मेन इसमें 7-8% बनते हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं लगभग। बेंगू किसान आंदोलन, ये भी है इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आता है। 1921 सन भी याद रखें, 1921। इसके नेता रामनारायण चौधरी है। बेंगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता है और यहाँ पर अंग्रेजों ने ट्रेंच आयोग का भी गठन किया था। चलो अब देखते हैं इसमें। अब देखो दोस्तों, कहीं भी आंदोलन हुआ है ना किसानों का, तो कारण क्या था? ज़्यादा टैक्स लेना, यानी लाग बाग अत्यधिक कर। बेंगू भी मेवाड़ ठिकाने में आता था, मेवाड़ रियासत में आता था, माफ़ी चाहूँगा। और नेता थे इनके राम नारायण चौधरी। इनका नाम बिजोलिया में भी अभी आया। तो हुआ क्या, मेनाल आपको पता है जलप्रपात भी है। तो बेंगू में 1921 में मेनाल में भेरुकुंड नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए, सम्मेलन हुआ। और उस सम्मेलन में क्या हुआ कि रूपाजी और करपाजी धाकड़ जो है, वो जो किसानों के जो भाषण दे रहे थे, उनको गोलाबारी से शहीद हो गए, यानी अंग्रेज़ों ने गोलियां चला दी, सामंतों ने। तो इससे क्या है कि ये जो घटना है, तो ये बेंगू किसान आंदोलन की है, रूपाजी और करपाजी की। तो अब बेंगू के ठिकानेदारों ने कृषकों से समझौते का प्रयास भी किया, मगर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया और मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ, जो बोल सेविक समझौता भी कहलाता है। बोल सेविक और मेन सेविक क्या है आपको पता है? जब हम रूस की क्रांति पढ़ते हैं तब आता है। बोल सेविक का रूस की क्रांति के संदर्भ में अर्थ था बहुसंख्यक समझौता। तो हो सकता है किसानों की संख्या को ज़्यादा देखते हुए इसको नाम दे दिया हो। तो आप बेंगू किसान आंदोलन में क्या क्या याद रखेंगे? रामनारायण चौधरी का नाम याद रखना है। बेंगू कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। एक ट्रेंच आयोग का भी याद रखना। ट्रिक भी मैंने इसकी बना रखी है कि जब आप चित्तौड़गढ़ का दुर्ग देखने जाओ तो टॉर्च भी साथ ले जाना, टॉर्च, तो ट्रेंच टॉर्च। और अब बेंगू से मतलब बैग, अपनी पीठ के पीछे एक बैग भी टांग के रखना, उसमें पानी वगैरह है। तो ऐसे ट्रिक है कि आप बैग है आपके पास, टॉर्च है, तो आप चित्तौड़ का दुर्ग देखने जा रहे हो। ठीक है, तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो इसको। अब आता है भरतपुर। भरतपुर का जो किसान आंदोलन है उसमें आपको एक ही नाम याद रखना है, भोजी लंबरदार। भोजी लंबरदार और सन 1931। सन भी आप ज़्यादा याद नहीं रखें, टेंशन नहीं लें। तो भरतपुर में किसानों की दशा अच्छी थी। 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। 5 जातियां, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर, मेव, ये जो है समान हैसियत रखते थे। और अब क्या हुआ कि नया भूमि बंदोबस्त लागू हुआ, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि हो गई। तो देखो, टैक्स बढ़ता है तो फिर किसानों पर बोझ बढ़ता है, तो किसान उसका विरोध करेंगे। तो आंदोलन शुरू हो गया 1931 में। भोजी लंबरदार, जहाँ तक मेरे ध्यान में है, लंबरदार या नंबरदार गुर्जर समाज के जो नेता या जो राजस्व अधिकारी थे, शायद उनके लिए काम में लिया जाता था। तो भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए और भोजी ने भड़काऊ भाषण दिया, भोजी को गिरफ्तार कर लिया और आंदोलन समाप्त हो गया। तो भरतपुर वाले में आपको क्या नाम याद रखना है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, चाहे रीट में एसएसटी का हो, चाहे आरएस प्री हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, जहाँ भी राजस्थान जीके है वहाँ आंदोलन भी है। और क्वेश्चन क्या बनता है भरतपुर वाले में? भोजी लंबरदार का नेता ने कहाँ किया? तो भरतपुर में। ठीक है, मेव कहते हैं अलवर वाले में। अलवर में एक जाति थी मेव। ठीक है, अलवर में
देखो मेर जो है ना वो तो है अजमेर में, नाम है ना अजमेर, और मेव जो है जैसे हसन का मेवाती आप पढ़ते हैं खानवा के उदी के समय, तो मेव है अलवर में। तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी, तो यहाँ देखो आपको 3 नाम याद रखते हैं, मोहम्मद हादी, यासीन खान और बिलग्रामी। सन है 32, भरतपुर में 31 तो इधर 32। तो यहाँ मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, और मेव किसान आंदोलन को संगठित किया। दोस्तों आप अगर बोर हो गए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, 5 मिनट पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए और वीडियो रुक के देख लीजिए। परंतु पाठ पूरा करवा देता हूँ मैं एक ही पाठ में, यानी एक ही पार्ट में 30-40 मिनट में पूरा पाठ निपट जाएगा। कुल 7 ही पाठ है इसमें, जिसमें ये तीसरा पार्ट अपना चल रहा है। 4 पार्ट और बचेंगे, वो भी हम जल्दी कर देंगे। आप कमेंट करके मुझे बताना कि आगे जो पार्ट है उनके मैं 2-2 पार्ट बनाऊं 20-20 मिनट के, या 40-45 मिनट का एक एक पार्ट करके 3 वीडियो में वो पार्ट पूरे कर दूं। आप कमेंट करके बताना। गुड़गांव के चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया, क्या किया गया? अलवर के किसान आंदोलन का नेतृत्व है। तो आप कहेंगे मोहम्मद हादी ये भी थे, इन्होंने ये संगठन बनाया। और आगे जाकर चौधरी यासीन खान, मैंने पहले भी बताया था, गांव में जो राजस्व के जो अधिकारी होते थे, राजस्व वसूली के, वो चौधरी जो है उनको कहा जाता था, चौधरी यासीन खान। अब किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया, और फिर मेवों को संतुष्ट करने के लिए एक मुस्लिम सदस्य था, खान बहादुर काजी अजमुद्दीन बिलग्रामी, इनको सम्मिलित किया। परंतु इससे भी क्या आंदोलन उग्र हो गया। 1937 में जो बिलग्रामी है, या मी का मतलब शायद मिस्टर बिलग्रामी के रूप में काम आया होगा, के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस बिलग्रामी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भू राजस्व और अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। तो इस तरह से अलवर में तो जो है किसानों की मांगों को मान लिया और समस्या का समाधान हो गया। तो पहले नाम आ जाएगा मोहम्मद हादी का, उसके बाद में आ जाएगा चौधरी यासीन खान का, उसके बाद में बिलग्रामी ने कमेटी बनाई, क्योंकि ये स्वयं जो है मेव में अधिकारी था, और फिर समस्या का समाधान हो गया। अब आता है अलवर। अलवर में किसान आंदोलन और नीमू चाणा कांड, ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। नीमू चाणा कांड कब हुआ? 1925। बस ये सन आपको याद रखना है, यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ ये सन याद रखना है। और 25 में तो सन रखना भी क्या याद है, इजीली याद रह जाता है। 25 का 25, 25 दूनी 50, ठीक है। तो 1925। तो अलवर में क्या था कि जंगली सुअर, जिनको पश्चिमी राजस्थान में तो बंडूरा या भंडूरा बोलते हैं, बंडूरा बड़े थोड़े सुअर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फसल खा जाते हैं ये। तो ये जंगली सुअरों को क्या है, मारने पर पाबंदी थी। तो किसान परेशान थे कि भाई हम इनको मार नहीं सकते, तो इनका करें क्या। तो फिर इनको मारने की अनुमति भी दे दी। तो सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु 1921 में आंदोलन शुरू किया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुअरों की समस्या को लेकर कहाँ आंदोलन हुआ? अलवर, ठीक है। या फिर आप ए उपसर्ग को हटा दो तो बच जाएगा लवर, ठीक है। जैसे भी हो, तो सुअरों के जो है वो वहाँ, ये सुअर किसानों की, इनको अनाज खिलाकर रोदों में पाला जाता था। तो सुअरों के जो लवर थे ना, जो इनको पसंद करते थे, वो उन्होंने मना कर रखा था। फिर क्या हुआ कि सुअर मारने की इजाज़त दे दी, ठीक है। तो यहाँ तो इतनी बात हुई, मगर ये फिर कांड क्यों हुआ? अब क्या हुआ, अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरें बढ़ा दी। तो क्या हुआ, 1925 को 14 मई 1925 को 800 किसान अलवर के नीमू चाणा नामक गांव में एकत्रित हुए। तो अब इनकी सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग, धड़ 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 धड़, जिससे सैनिक लोग मारे, सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी जी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी, जनरल डायर वाला था ना वो, उससे भी विभत्स बताया, और इसे डायरवाद का जो है वो संज्ञा दी। अंततः सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। तो समझ में आई बात। यहाँ देखो क्या याद रखना है, नीमू चाणा कांड कब हुआ? 1925। नीमू चाणा कहाँ है? अलवर। अलवर में आंदोलन क्यों किया? किसानों, सुअरों को कारण किसानों ने, ठीक है। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स किसे बताया? नीमू चाणा। अब आ जाता है बूंदी। बूंदी जो है वो, बूंदी तो वैसे आप जानते ही हो, शादी ब्याह में पीले पीले कलर के छोटे छोटे ऐसे बनाते हैं, बूंदी बूंदे गोल गोल से, है ना, काफ़ी मीठे स्वादिष्ट। तो बूंदी में आप देखो, एक तो बरड़ गांव का नाम याद रखना, एक डाबी भी याद रखना, डाबी कांड,
एक नेनूराम का याद रखना नेता थे, एक नानक भील और देवलाल गुजर ये यहाँ शहीद हो गए, और एक हुंडेश्वर महादेव मंदिर का भी याद रखना, यह आंदोलन पुनः शुरू हुआ। ठीक है, तो बिजोलिया और बेंगू के बारे में हमने पढ़ा। उसी तरह बूंदी के किसानों ने भी वही बात, अनेक प्रकार की लाग बाग, बेगार, ऊंची दर, 25 प्रकार की लागें, इनसे तंग आ गए। तो इन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, मतलब कहा तो क्या, मतलब शुरू हो गए धीरे धीरे समस्या, और आंदोलन शुरू कर दिया। कैसे? 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़ी बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। तो सबसे पहले आंदोलन कहाँ हुआ? बूंदी में, बरड़ क्षेत्र में। देखो बूंदी सूख जाती है ना, हम उसको खाते हैं, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो बरड़ बरड़ की आवाज़ आती है, ऐसे कटड़ कटड़ बरड़ बरड़ बल्ड बल्ड, है ना। तो बूंदी में, बरड़ क्षेत्र में, आप याद रखें, मीठे रंग की बूंदी है वो। ऐसे बूंदी से देखो एक दो बातें और भी है। बूंदी में जैसे चित्रकला है तो उसमें पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, लाल कलर का प्रयोग किया गया है। बूंदी भी पीले रंग की होती है, बीच में लाल कलर के भी होते हैं। तो ट्रिक है दोस्तों, देसी ट्रिक है। और डाबी कांड भी देखो कैसे याद रहेगा, ट्रिक बताएंगे। तो बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया, और शुरू में जो नेता थे वो थे नेनूराम, याद रखें नेनू। ठीक है, नेनू वैसे छोटे बच्चे को नानू बोलते हैं, नेनू। तो बच्चे को जैसे मान लो, यहाँ देखो हम नेनूराम जी का सम्मान करते हैं, मैं ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ कि नेनूराम जी को बूंदी के लिए बुलाया ऐसे। एक चीज़ और ध्यान रखना, महिलाओं ने सबसे ज़्यादा जो है सक्रियता दिखाई, वो कहाँ? बरड़ बूंदी किसान आंदोलन में ना, महिलाओं की सक्रियता सबसे ज़्यादा कहाँ? यहाँ। अब क्या हुआ? किसानों पर वापर अत्याचार शुरू कर दिए बूंदी राजे ने। क्यों? क्योंकि कहीं भी हो किसान अगर आंदोलन शुरू करते हो तो एक बार उन पर अत्याचार होते। 1923 में डाबी गांव में, बूंदी में डाबी किसानों की सभा हुई, तो जो पुलिस थी उसने लाठी प्रहार किया, जिसमें नानक जी भील जो झंडा गीत गा रहे थे और देवलाल गुज्जर ये वहाँ शहीद हो गए। तो ये कहलाता है डाबी कांड, डाबी। इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई, फिर कुछ शिकायतों का निवारण किया, लाग बाग में कुछ रियायतें दी गई, किसान संतुष्ट नहीं थे, आंदोलन पुनः चला, आंदोलन फिर ठंडा पड़ गया। एक बार पुनः 1936 में बरड़ में आंदोलन शुरू हुआ। अब की बार क्या हुआ? वहाँ एक हुंडेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ के 500 लोग जो है सम्मेलन में इकट्ठे हुए, मांग पत्र तैयार किया और कहा कि आंदोलन शुरू करेंगे। मगर सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया, पुनः आंदोलन छेड़ दिया, कुछ करों में छूट दी और किसानों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से आंदोलन समाप्त हो गया। तो चलता रहा, जैसे मतलब कई बार बड़ी सफलता मिली, कई बार छोटी। तो यहाँ देखो बूंदी जो है उसको बरड़ बरड़ खाई, फिर जो शेष रह गई उसको एक डब्बी में, डब्बी या डब्बा, तो डाबी कांड, डब्बी में डाल लिया बूंदी को। ठीक है, ट्रिक है डाबी। और नेनूराम और नानक भील, ठीक है, नया नया ये याद रखें। और वैसे भी अपन जब कोटा बूंदी प्रजामंडल पढ़ते हैं तो कोटा में नेनूराम याद होगा। तो ऐसे आप ट्रिक से थोड़ा जोड़ के इन जीके को याद रखा करें। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। दोस्तों यस गुरु ऐप जो है, ESGRU, प्ले स्टोर में जाके यस गुरु लिखिए, डाउनलोड कीजिए, अच्छा लगे तो 5 स्टार दीजिए। यहाँ पर आपको PDF मिलेगी सभी मेरे वीडियोज़ की, कक्षा 6 से 10 हिस्ट्री वगैरह, E-बुक भी मिलेगी, वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है, टेस्ट क्विज मिलेंगे, करंट अफेयर, रीट, शिक्षा मनोविज्ञान, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो आप ज़रूर वहाँ देखें, और बहुत सारी सामग्री भी अपलोड करनी बाकी है, वो भी करेंगे। जयपुर राज्य की हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक तो रामनारायण चौधरी का नाम याद रखना है, जिनका पहले भी आया है 2-3 जगह। इस आंदोलन की यानी जयपुर में क्या आ जाता था, शेखावाटी एरिया जयपुर में आते थे। तो आंदोलन की ब्रिटेन में गूंज हुई। देश राज का नाम है आप याद रखना, जाट नेता। किशोरी देवी का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, इसमें धापी दादी का नाम याद रखना होगा, कुदनग्राम का नाम याद रखना होगा। 5 फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो जयपुर रियासत में आंदोलन का मूल केंद्र इसका जो पश्चिमी भाग, जिसमें शेखा, सिक्कर, चुरू, झुंझुनू, तोरावाटी, कोटपुतलीवाल क्षेत्र, सांबर, सिक्कर और खेतड़ी ठिकाने थे। श्री गणेश कहाँ से हुआ? सिक्कर से हुआ। सिक्कर में नए राजा 1922 में बने राव राजा कल्याण सिंह बने। भूमिकर में इन्होंने 50% सीधा दुगुना तो क्या, आधा, मतलब आधा 50% की वृद्धि कर दी, और कहा कि अगले साल आपसे छूट दे देंगे। मगर अगले साल राव राजा ने वचन का पालन नहीं किया, तो किसान परेशान हो गए, का पिछले साल भी ले लिया, अब की बार भी, और आंदोलन शुरू कर दिया। देखो जहाँ असंतोष होता है ना, और बात सुनी नहीं जाती है, तो वहीं पर फिर इंसान क्या करता है, तंग आकर वो अपनी मांग को दाव जोर से रख
वो बल से रखेगा तो आंदोलन हो जाता है, क्रांति हो जाती है। तो रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। और ये जो आंदोलन था, इसकी गूंज यानी इसका जो मुद्दा है वो केंद्रीय असेंबली यानी भारत में केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे अपने यहाँ लोकसभा है ना, कॉमन मतलब लोगों की सभा, सामान्य सभा, और अपने यहाँ उच्च सदन है राज्यसभा, वैसे वहाँ है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहाँ की एक तरह से लोकसभा में मुद्दा उठा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि किस किसान आंदोलन को ब्रिटेन में भी उठाया गया कॉमन्स में मुद्दा, शिक्कर। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार ने सलाह दी कि भाई रावत को कि भाई ये थोड़ी भूमि का बंदोबस्त करो, कुछ व्यवस्था करो, किसान परेशान हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, भूमि का बंदोबस्त करते हैं। बंदोबस्त का मतलब नई व्यवस्था। तो पहले भूमि का सर्वेक्षण करवाया कि किस किस के पास कितनी कितनी भूमि है। नापने के लिए एक छोटी जरीब का इस्तेमाल किया। तो यहाँ जरीब को लेकर भी लफड़ा हो गया, क्योंकि जो जरीब काम मिली वो उससे किसान संतुष्ट नहीं थे। तो राव राजा ने इजाफा नाम से एक नया बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी, यानी एक नया जो है कर, इजाफा का मतलब था वृद्धि, तो वो बढ़ा दिया। जरीब की लंबाई को लेकर जो है और भूमि कर में की गई वृद्धि को लेकर किसानों ने पुनः आंदोलन शुरू कर दिया। 1925 में जाट सभा का बगड़ शेखावटी में एक आंदोलन अधिवेशन हुआ और इनका जो शोषण हो रहा था जागीरदारों के द्वारा, उसका विरोध किया गया। जाट नेताओं ने शेखावटी में पहुंचकर किसानों से संपर्क किया और उनको लगान न देने के लिए प्रेरित किया। भरतपुर के जाट नेता देशराज, नाम याद रखना, शिक्कर और शेखावटी के जाट किसानों को अधिकारों के लिए प्रेरित किया और नई चेतना उत्पन्न की। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक तो आपको कर ही देना है, कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। देशराज ने सितंबर, देखो इस समारोह 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। कहाँ पर? झुंझुनू में एक जाट सम्मेलन हुआ। सितंबर 1933 में पलथा नाम एक सभा का आयोजन किया और चिक्कर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया। पलथाना को शायद आजकल वो पलसाना बोलते हैं, यही होगा। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया कि अध्यक्ष है उसको हम हाथी पर बैठकर जाने नहीं देंगे। हालांकि बाद में फिर क्या हुआ, उनके दबाव में आकर हाथी पर बिठाने की अनुमति भी दे दी थी। तो महायज्ञ 1934 में शुरू हुआ। तो किसानों ने भाषण दिए, ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की। तो राव राजा खिन्न हो गया और जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार करा के जेल में डाल दिया। 51 रुपये का जुर्माना भी लगाया। तो जाटों ने इसका विरोध किया। सीहोट के ठाकुर मान सिंह, ये हमने पाठ 2 में भी पढ़ा था, द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके विरोध में 25 अप्रैल 1934 से, याद रखें ये RS प्री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, सन नहीं पूछा था, नाम पूछा था, किशोरी देवी। तो जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन किया और उस समय आज से 90 साल पहले भी 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। और सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? यह भी बड़ी गौरव की बात थी, मतलब कि एक महिला अध्यक्षता कर रही है, किशोरी देवी। किशोरी देवी का दोस्तों हमने पाठ 2 में पढ़ा था। तो ये इनके पति का नाम क्या था, वो भी, उनका भी बड़े सम्मान के साथ में नाम लिया जाता है किसान नेता के रूप में। तो बताइए, झुंझुनू के थे और मैंने अभी इस वीडियो में मैंने नाम लिया था उनका, तो आप याद कीजिए। और चलो एक ट्रिक और दे देता हूँ, उन लोगों ने उनको सरदार की उपाधि दी थी, वल्लभ भाई पटेल नहीं, झुंझुनू के थे, दूसरे थे, बताइए तो आप, है ना। और पहला अक्षर H से शुरू होता है से। अब तो आप कमेंट कर ही दोगे, याद भी आ गया होगा। अब क्या हुआ कि किशोरी देवी वाला सम्मेलन हो गया। 1935 में शिक्कर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुदन गांव शिक्कर में गांव है, काफ़ी ऐसी फसल वगैरह होती है, मीठा पानी है, मेरे मित्र वहाँ, 1-2 मित्र भी वहाँ है परिचित। तो कुदन ग्राम में जो है किसान वहाँ पुलिस वहाँ पहुँची लगान वसूल करने, और राजस्व अधिकारी आई मतलब पुलिस को लेकर। तो दादागिरी से लगान वसूल कर रहे थे, तो हिंसा भड़क उठी, पुलिस ने गोली चला दी, 4 जाट मारे गए, 14 घायल हो गए। तो ये जो हत्याकांड हुआ, इसकी गूंज भी ब्रिटिश संसद में पहुंची। तो मतलब शिक्कर वाली तो हर बात ब्रिटिश तक पहुंच जाती थी। और आज भी पता है आपको दोस्तों, शिक्कर एजुकेशन के मामले में, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मामले में, पुस्तक पब्लिकेशन के मामले में कितना अग्रणी है, कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह इनके मामले में। और अब तो धीरे धीरे मेडिकल जो कोचिंग वगैरह है इंस्टीट्यूट में भी, उनमें भी छाप पड़ रही है।
तो वापस हो सकता है ब्रिटिश संसद तक गूंज जारी हो कि शिखर इतना आगे निकल रखा है। अंततः शिखर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य करना पड़ा। और ये प्रेरणा, अब देखो किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली एक महिला धापी दादी भी थी। हो सकता है कोई बुजुर्ग महिला और किसानों को बार बार अच्छे भाषण देके इनको जो है वो संगठित किया हो। तो नाम याद रखना, धापी दादी। किसान नेताओं में सरदार हरलाल सिंह, देखो मैंने अभी अभी पूछा था आपसे कि किशोरी देवी के पति है ना, उनका क्या नाम, सरदार हरलाल सिंह, और ये आदि कई नेता थे। अब शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया, जैसे खेतड़ी, डूंडलोड, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, अमीरवास, इस्लामपुर, जखारा वगैरह वगैरह। ठीक है। जागीरदारों, अब देखो क्या हुआ, 1934 में अमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी। 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार डूंडलोद में भी जयसिंहपुरा के किसानों को आतंकित किया। भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठी और तलवारों से वार किया। तो देखो ये इस तरह के अत्याचार जो है वो होते थे। तो इससे किसान त्रस्त भी थे, परेशान भी थे। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावाटी के किसानों ने सशस्त्र होकर, यानी अब शस्त्र का मुकाबला तो शस्त्र ही है, होकर डटकर मुकाबला किया। ठीक है। और अपनी मांग पत्र महाराजा को प्रस्तुत किया। और फिर शेखावाटी की रिपोर्ट आई नाजिम की और समाधान सुझाव दिए। 1937 में पुनः भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इससे क्या है, कुछ शांति हुई। किसान संघर्ष का अंत तो 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जब लोकप्रिय सरकार बनी ना, तभी हुआ। और राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल, यानी जो पहले राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री है ना, ये पहले क्या थे, यानी मुख्यमंत्री से पहले क्या थे, राजस्व मंत्री भी रहे, ध्यान रखना। तो इन्होंने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। खालसा का मतलब था सरकारी, गैर खालसा का मतलब जो है बिना सरकारी। तो अब यहाँ देखो थोड़ा बड़ा तो है, आप धैर्य रखें। ठीक है। जयपुर में मुख्यतः शेखावाटी आंदोलन में नेता रामनारायण चौधरी, ब्रिटेन में भी गूंज हुई 2 बार। देशराज ने जागरूकता पैदा की। किशोरी 1933 में जाट सम्मेलन की अध्यक्षता की। धापी दादी ने प्रेरणा दी। कुदन ग्राम से आंदोलन दोबारा पुनः शुरू हुआ था। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, 1-2 आंदोलन और है। मारवाड़ किसान आंदोलन, 5-7 मिनट और बने रहिए, आप धैर्य रखिए। मारवाड़ का मतलब जोधपुर वाला क्षेत्र। तो यहाँ डाबड़ा कांड हुआ था, जिसमें यह नागौर में डीडवाना ना, वहाँ डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947। और नेता थे यहाँ, उसमें मोतीलाल चौधरी जो है ना, उनके घर रुके थे नेता ज़्यादातर। तो मोतीलाल चौधरी के घर पे हमला हुआ तो डाबड़ा कांड हुआ। और मालोप यानी मारवाड़ लोक परिषद। ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा जो आपको बता देते हैं दोस्तों, थोड़ा छोटा कर देते हैं, फिर आगे जूम कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसमें क्या हुआ था कि डीडवाना जो है ना, तो पहले आप ध्यान में रखें कि पहले याद रखें 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी, शायद चांदमत सुरा। अब मारवाड़ लोक परिषद जो है वो किसानों की मांगों का समर्थन कर रही थी, तो किसानों ने इनका सपोर्ट किया। 1942 में लोक परिषद कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया कि भाई हम उत्तरदायी शासन यानी जिम्मेदार शासन की मांग कर रहे हैं, तो वो हम मानेंगे। अब क्या हुआ देखो दोस्तों कि वहाँ चंद्रावल के ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोका, अपने आदमी भेजे और लाठी और तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया। 25 व्यक्तियों को चोटें आ गई, कई लोग घायल हुए। अब इसी तरह 1947 में डाबड़ा कांड, देखो डाबी तो था बूंदी को डब्बे में डाल दिए। डाबड़ा है डीडवाना में, डाबड़ा मारवाड़ में कहते हैं डाबड़ा, ये कहीं करा रहा। ठीक है। अब तो पढ़ ला रहा। तो डाबड़ा है ये नाम, डाबड़ा नहीं डाबड़ा। तो डीडवाना में है। गांव की किसान सभा और लोक परिषद की मालोप है ना, उनकी ओर से किसान सम्मेलन बुलाया गया। अब लोक परिषद के नेता थे मथुरा दास माथुर, ये आए। उसके अलावा कई बड़े नेता का प्रसाद के नेता थे मोतीलाल चौधरी। तो कहा चलो इन घर रुक जाते हैं। अब मोतीलाल चौधरी के घर रुके तो मोतीलाल चौधरी का क्या हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब जागीरदार क्या कि पहले से तैयार थे कि आंदोलन सम्मेलन नहीं करने देना है, तो इनके जो कार्यकर्ता वहाँ जो इनके वो आदमी पहुँच गए
और कार्यकर्ता क्या, वो कार्यकर्ता तो थोड़ी कहेंगे उनको, कार्यकर्ता लोक प्रसिद्ध के थे। तो मोतीलाल के घर पर लाठियों और तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया, फिल्मों में होता ना उस तरह से, और नेताओं की नरसंस्थापूर्वक पिटाई की। नरसंस्था का मतलब जैसे कोई एक नर जो है ना मानव, वो तो कर नहीं सकता। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए, भाई को मार दिया, हो अत्याचार हुआ। इसको पढ़ना ही जो है ना वो एक तरह से पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो डाबड़ा कांड जो है ना इस तरह से, राम राम राम, है ना, भगवान बचाए। तो डाबड़ा कांड की सर्वनिंदा की गई। तो मतलब ये कोई हरकतें थोड़ी। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं तो लोकतंत्र जो है वो काफ़ी अच्छा है। बीकानेर किसान आंदोलन, तो यहाँ डाबड़ा वाले में समझ में आ गया आपको। डाबड़ा, मोतीलाल और मालोप, ये 2-3 नाम याद रखना। बीकानेर, बीकानेर में भी क्या है, बीकानेर के किसानों ने भी जब सीकर, शेखावाटी, नागौर, मारवाड़ इन किसानों के आंदोलनों को देखा तो इनमें भी क्या है, जागरूकता आई। और ये बीकानेर के किसान जब सम्मेलन में भाग लेने, या जैसे जाट सभा जो है उसके सम्मेलन में भाग लेने, जैसे 1934 में हुआ वो किशोरी देवी वाला वो सम्मेलन, तो ऐसे जाते थे तो इनको वहाँ से भाषण सुनते, तो इनको अत्याचारों का जो विरोध करने की हिम्मत आई और राजनीतिक चेतना आई। यहाँ भी 37 प्रकार की लागें थी। किसानों ने जागीरदार से बेगार, किसान जागीरदार से बेगार लेता था, और बेगार मैंने आपको बताया कितनी बुरी प्रथा थी, यानी बिना कोई टक्के के जो है काम करवाना। 1937 में उद्रासर, ये नाम याद रखें, उद्रासर के किसानों ने लागबा के विरुद्ध आवाज उठाई। नेता था जीवन चौधरी। और दूधवा खारा, ये याद रखें, दूधवा खारा चूरू में, पर चूरू उस समय क्या बीकानेर में ही आता था, बीकानेर रियासत में। तो दूधवा खारा के आंदोलन का एक विशेष स्थान है। यहाँ पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किए, और किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। दोस्तों आपको याद होगा 1970-80 की आप कुछ फिल्में देखते हैं तो उसमें भी क्या है, जागीरदारों के अत्याचार, या और मान लो एक तंत्र, और कुछ जैसे किसानों पर जो है सेठ साहूकार के द्वारा ब्याज वगैरह लगाना, ऐसे अत्याचार ऐसी फिल्मों में भी मुद्दे उठाए जाते थे उस टाइम, क्योंकि वो आज़ादी के बाद भी कुछ मात्रा में चल रहे थे, कुछ वो पुरानी यादों को जो है जोड़कर करते थे। तो वक्त के साथ साथ जो है ना फिल्मों के भी मुद्दे बदलते हैं। तो किसानों के अत्याचारों के विरुद्ध हनुमान सिंह, याद रखें, दूधवा खारा में नेता कौन, हनुमान सिंह। अब हनुमान सिंह नेता थे, ये शार्दुल सिंह ने मिलने भी गए, फिर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, वापस लौट रहे थे, तो हनुमान सिंह को गिरफ्तार करके देशद्रोह का मुकदमा लगा के और इनको जेल में डाल दिया। तो अब हनुमान सिंह को जेल में डाल दिया। जेल में इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, फिर लास्ट में इनको छोड़ा तो 4-5 साल बाद ही गया। तो इस तरह से अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे, हनुमान सिंह दूधवा खारा में। इसी तरह से गंगानगर में राय सिंह नगर है, वहाँ भी एक राजनीतिक सभा हुई किसानों की, और पुलिस ने वहाँ पर लाठियों से आक्रमण कर दिया। तो ये राय सिंह नगर घटनाक्रम कांड हो गया। इसके बाद में कांगड़ है, कांगड़ ये शायद कहाँ कहीं कांगड़ कहीं होगा वहाँ, तो वहाँ पर भी किसानों ने जो है विरोध किया। बीकानेर में किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक नाम कुंभाराम आर्य का भी है, इनके नाम से लिफ्ट नायर भी है ना। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, किसान यूनियन क्यों, ठीक है, याद रखें, कुंभाराम आर्य की पुस्तक किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी। और सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। तो एक बार पुनः देख लेते हैं इसमें मुख्य बात क्या थी। बीकानेर वाले में एक तो दूधवा खारा याद रखना, हनुमान सिंह का नाम याद रखना, जीवन का नाम आप याद रख सकते हैं, कुंभाराम आर्य का नाम, इनकी पुस्तक जो है क्या, संगठन, क्या नाम है किताब का, देखो आप याद रखें इसका, किसान यूनियन क्यों। अब 4-5 प्रश्न देख लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रसिद्ध, बिजोलिया जो है राजस्थान के किस जिले में, तो बिजोलिया भीलवाड़ा में है, और रियासत मेवाड़ थी। बाकी आपको पता ही है सारा आंदोलन 3 चरणों में। और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, पथिक का, भूप सिंह। कहाँ के थे मूल रूप से ये, यूपी। आगे देखते हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है ये प्रश्न सीधे पूछ लिए जाते हैं। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे, जिसमें आंदोलन की बात हुई थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। और कौन से आंदोलन को छापा, बिजोलिया किसान आंदोलन को, भूप सिंह के कहने पर। 1931 में भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे,
तो नाम आया क्या आपको, पता याद आया, भरतपुर में भोजी, क्या नाम आ जाएगा आगे, लंबरदार, याद आया ना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में किस किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला कांड से, तो याद आया अलवर में कौन सी जगह, नीमू चाणा, नींबू चीणा याद रख लेना, नींबू चाणा, ठीक है, कई बार इसे मजाक में कहते हैं नींबू निचोड़ा, ठीक है, नींबू चना कांड। तो अब देखो ये कब हुआ, प्रश्न इसमें क्या आ जाएगा, 1900 सन भी याद रखें 25। अब ये लघुतरात्मक प्रश्न है, ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए और RS मेंस के तैयारी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बिजोले किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पत्ती की भूमिका, बूंदी राज्य में किसान आंदोलन का वर्णन, शेखावटी में किसान आंदोलन का वर्णन, ठीक है, प्रमुख किसान आंदोलन, ये वगैरह। अब हम चौथा पाठ देखेंगे दोस्तों, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा ये पाठ। धन्यवाद।